हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 4 की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है हमारी जनजातीय कलाएं। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। शहर में जनजातीय कला प्रदर्शनी लगी थी जिसमें मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। प्रदर्शनी में इन जनजातियों के घरों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ठीक उसी तरह संजोया गया था जैसे वे अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार में लाते हैं। मेखला और उसकी सहेलियां सुप्रभा और फातिमा प्रदर्शनी देखने गई थी। उनके साथ जानवी दीदी भी थीं। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनजातियों के रहन सहन का गहराई से अध्ययन किया था। प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। सजावट में लोक संस्कृति की छाप स्पष्ट दिख रही थी। द्वार पर गोबर और मिट्टी के इससे कई प्रकार के चित्र उकेरे गए थे। इन चित्रों को कई रंगों से अच्छी तरह रंगा गया था। चित्र इतने आकर्षक थे कि इन्हें देखकर लगता नहीं था कि इतनी साधारण वस्तुओं से इतने सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं। वे सभी प्रदर्शनी के अंदर गईं। प्रदर्शनी को जगह जगह बांस, पत्तों, सन, सुतली और लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं से सजाया गया था। प्रदर्शनी में एक जगह लाख की चूड़ियाँ, पाटले, चूड़े, खिलौने, श्रृंगार पेटिका इत्यादि कई वस्तुएं प्रदर्शन और बेचने के लिए रखी थीं। जानवी दीदी ने बताया कि लाख, पलाश और इसी प्रकार के कुछ पेड़ों की गोंद या रस से बनाई जाती हैं। लाख की बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग जनजातियों में खूब होता है। प्रदर्शनी में कास्ट शिल्प यानी कि कास्ट बोलते हैं लकड़ी को, और धातु शिल्प का भी प्रदर्शन किया गया था। धातु मतलब मेटल। कास्ट और धातु के बने खिलौने, कलात्मक और दैनिक उपयोग की वस्तुएं देखने योग्य थीं। वे सभी प्रदर्शनी देखने लगीं। मेखला ने कहा, दीदी इनमें से कुछ चीज़ें तो हमारी समझ से परे हैं, आप कुछ बताइए ना। जानवी दीदी ने कहा, अच्छा तुम सभी प्रदर्शनी देखती चलो और मेरी बात ध्यान से सुनती रहो। सुप्रभा बोली, हाँ दीदी हम सब ध्यान से सुनेंगी। जानवी कहने लगी, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। यहाँ गोंड, भील, कोरकू, कोल, बैगा, मारिया और सहरिया प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त भी कई जनजातियाँ प्रदेश में निवास करती हैं। ये जनजातियाँ प्रकृति के सबसे निकट रहती हैं। इनका जीवन प्रकृति पर निर्भर है। ये जनजातियाँ स्वभाव से कला प्रेमी हैं। इनकी कलाओं पर प्रकृति की सुंदरता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इनकी कलाओं में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और चांद सूरज जीवंत हो उठे हैं। फातिमा ने कहा, शायद इसलिए इन कलाकृतियों में प्राकृतिक प्रतीकों और वस्तुओं का उपयोग अधिक किया जाता है। जानवी ने उत्तर दिया, हाँ फातिमा। यह देखो, इस खंड में गोंड जनजातीय कला को दिखाया गया है। इनकी कला को चिन्हा कहते हैं। गोंड स्त्रियां अपने घरों की दीवारों के उठे हुए किनारों को गेरू, कजली या नील के रंगों से रंगती हैं। दीवारों पर गोल या तिकोन रेखाएं उभार कर उन्हें भी रंगों से सजाया जाता है। ताकों, खूंटियाँ और अनाज रखने की कोठियों को भी चित्रांकित किया जाता है। आजकल गोंडी चित्र शैली के चित्रों की देश विदेश में खूब मांग है। गोंड रस्सियाँ, मचिया, सुतली, कृषि के औजार, खुमरी, फंदे और धनुषवाण कलात्मक ढंग से बनाते हैं। यहाँ ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। जानवी मेखला और उसकी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी। जानवी ने बताया, यहाँ भील जनजातियों की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। दीवारों पर बने ये भित्ति चित्र देखिए। ये भील परंपरा की विशेष शैली है। इसे पिथौरा कहते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले ये चित्र पिथौरा पर बनाए जाते थे। ये लोग आंगन में अल्पनाएं मांडते हैं। भील कला को देखते हुए वे सभी एक झोपड़ी और उसके आंगन के सामने खड़ी हो गईं। जानवी दीदी ने बताया, वह सहरिया जनजाति का परंपरागत आवास है। ये लोग दीवारों को चित्रित करने के साथ साथ अपनी गृहस्थी के सामान को भी आकर्षक ढंग से बनाते हैं। सहरिया जिस कोठी या बखार में अनाज को रखते हैं उसे विशेष रूप से सजाते हैं। वह देखो, चित्रों से सजाई गई यह कोठी पेई कहलाती है। पेई वास्तव में सहरिया चित्रकला का अद्भुत नमूना है। मतलब जो कोठी रहती है जिसमें अनाज रखते हैं उसको पेई बोलते हैं। इसे सजाया जाता है चित्रों से। सहरिया खंड से लगा हुआ यह हिस्सा
कोरकू जनजाति का है। कोरकू आवास में दीवारों पर और दरवाजे के आजू बाजू बड़े बड़े सुंदर चित्र बनाए गए हैं। जानवी दीदी बता रही थी ये कोरकू जनजाति की चित्रकला है। इसे गुदनी कहते हैं। गुदनी के लिए सफ़ेद खड़िया या लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है। इसे बनाते समय सूपे में गोबर की देव मूर्ति रखकर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। तभी मेखला ने लकड़ी की एक सुंदर कलाकृति को देखकर पूछा, दीदी यह क्या है? जानवी ने बताया, यह गाता है। कोरकू जनजातियों में मृतकों की याद में गाता स्थापित करने की प्रथा है। गाता लकड़ी के ऊपर सुंदर आकृतियां उभार कर बनाया जाता है। वे सभी प्रदर्शनी में सजी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों की प्रशंसा करती हुई भारिया जनजाति कलाखंड में पहुंची। भारिया जनजाति के घर पर दरवाजे के आसपास परंपरागत शैली में चित्र बनाए जाते हैं। वहाँ बांस और छिंद के पत्तों से बनाई गई रोजमर्रा के काम की चीजें दिखाई देती हैं। जानवी ने बताया कि भारिया जनजाति के लोग पेड़ की छाल से रस्सी बनाने में बड़े निपुण होते हैं। आगे के खंड में एक बैगा जनजाति के परिवार के रहन सहन को प्रदर्शित किया था। एक बैगा युवती अपने परंपरागत वेशभूषा में बैठी थी। उसके हाथ, पैर और चेहरे पर बड़े ही सुंदर चित्र बने थे। जानवी ने बताया, बैगा जनजाति की स्त्रियां अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर आकर्षक चित्र गुदवाती हैं। इसे गोदना कहते हैं। गोदना गुदवाना अन्य जनजातियों में भी बहुत लोकप्रिय है। कोल जनजाति का आवास भी सुंदर चित्रों, बांस, घास, लकड़ी तथा मिट्टी से बनी कलात्मक वस्तुओं से सजा था। मेखला और उसकी सहेलियां प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश थीं। उन्हें अपने प्रदेश की जनजाति कलाओं और उनके रहन सहन के बारे में बहुत सी जानकारी मिली थी। जानवी दीदी कह रही थीं, जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएं प्रकृति के बहुत करीब होती हैं। ये हमारे प्रदेश की अमूल्य धरोहर हैं। इनके गीत, संगीत और नृत्य भी जनजातीय जीवन के विशिष्ट प्रतीक हैं। आजकल ये सभी जनजातियां अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। इन जनजातियों के सैकड़ों हजारों सुशिक्षित व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में पूरी योग्यताओं और निपुणताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश और देश की प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं। मेखला, सुप्रभा और फातिमा जानवी दीदी के साथ घर लौट रही थीं, पर उनका मन अब भी उन्हीं मनमोहक चित्रों और कलाकृतियों में खोया था। तो इस पाठ का नाम था हमारी जनजातीय कलाएं। यहाँ हमने अनेक जनजातियों और उनकी कलाओं के बारे में जाना। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।